हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। क्लास 10th का ये वीडियो रहने वाला है। काफ़ी फास्ट ट्रैक पर ये वीडियो को रखूँगा। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं। चलिए चैप्टर रिवाइज करते हैं। धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th साइंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं धातु के बारे में, यानी मेटल क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनायन बनाते हैं। यानी कि प्रत्येक परमाणु का एक गुण होता है कि उसकी बाहरी कक्षा में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि प्रत्येक परमाणु की जो बाहरी कक्षा है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर भरे हों उसमें तभी संतृप्त होती है। तो प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम सोडियम धातु लेते हैं। तो सोडियम की जो धातु है, सोडियम धातु है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसकी बाहरी कक्षा में फ्रेंड्स आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तथा उससे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शन है 8 भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का। सबसे पहला तो ये है कि वो इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जो सेकंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वही क्या है, वही आखिरी कक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो सोडियम है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और इस प्रकार से ये धनायन बना देता है, इसलिए ये धातु कहलाता है। सोडियम के पास जैसे कि 11 क्या इलेक्ट्रॉन है, वो 11 इसके पास प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो पॉजिटिव चार्ज जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। ठीक है, तथा प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो 11 ही है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज आ जाता है और जब किसी जो तत्व है उस पर चार्ज आ जाता है या फिर वो आवेशित हो जाता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, तब वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो तो धनायन और नेगेटिव चार्ज हो तो ऋण आयन कहलाएगा। अब बात करते हैं कुछ भौतिक लक्षण धातुओं के। देखिए, धातुओं के भौतिक लक्षणों की बात करें तो धातु जो है ना, वो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी कि धातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा का संचालन कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिजली के तार जो है वो धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, तो तार जो हैं वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं। धातुओं के तार नहीं बना सकते हम। आपने क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन के तार नहीं सुने होंगे। ठीक है, धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि धातुएं डक्टाइल होती हैं। यानी कि जो फ्रेंड्स धातुएं होती हैं ना, जैसे कि आपका कॉपर, गोल्ड हो गया। गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये खींचने पर टूटती नहीं है। ठीक है, सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु मानी जाती है। ऐसा माना जाता है 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और धातु आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसका क्या मतलब है, तो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जो बर्फ़ी खाते हैं उस पर वर्क लगा होता है, वो भी देखिए कहते हैं चांदी का वर्क है, लेकिन ये वो चांदी का धातु जो होती है वो उसको पीट पीट कर उसका वर्क बनाया जाता है। ठीक है, सोना तथा चांदी जो है वो सबसे आघात वर्धक धातु हैं। ठीक है, और सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। ठीक है, और इसका अगले गुण की बात करें, इसमें एक धात्विक चमक होती है। धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक। धात्विक चमक का क्या मतलब है, तो देखिए प्रत्येक धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम धात्विक चमक। क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें आप, कॉपर हो गया या फिर आपका आयरन हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम, इस प्रकार की अनेक धातुएं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये क्या है, आपकी धातुएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अधातुओं के बारे में, यानी नॉन मेटल। तो देखिए कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ऋण आयन बनाते हैं। जैसे कि आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास ऑप्शन है कि या तो 7 का त्याग कर दें या फिर 1 ग्रहण कर लें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी हो जाती हैं। जैसे कि क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं, तो क्लोरीन के पास 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो क्लोरीन जब ये उदासीन है, लेकिन क्लोरीन जब क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई है और प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इस प्रकार पर इसका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये ऋण आयन बनाते हैं। अधातु जो है वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात अधातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा का संचालन नहीं होता और ये तन्य भी नहीं होती हैं। जब तन्य नहीं होती तो इसलिए विद्युत ऊष्मा की कुचालक भी होती हैं।
अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात इनको तार के रूप में नहीं बनाया जा सकती, और इनमें भंगुर यानी ब्रिटिल होती हैं। तो अधातु जो होती हैं इनको आघातवर्धनीयता का गुण इनमें नहीं पाया जाता, अर्थात इनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इनमें कोई चमक नहीं होती, अधातु जो होती हैं इनमें कोई चमक भी नहीं पाई जाती। और जैसे कि उदाहरण देखें तो सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्या है आपकी अधातु हैं। उपधातु, अब देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, तो ये क्या है उपधातु हैं और ये अर्धचालक का कार्य करती हैं। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुण लिखे मैंने, उसके बाद अंतर देखें धातु एवं अधातु में। भौतिक अवस्था की बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर ठोस होती हैं, हालांकि जो कुछ धातुएं जैसे कि सीजियम, फ्रेंशियम और गैलियम या फिर मरकरी ये द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु जो होती हैं वो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं। पारदर्शिता के गुण के आधार पर बात करें तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, जैसे कि लोहे की चादर आपने देखी होगी, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, या फिर सोने के भी हम आर पार नहीं दे सकते। तो फिर अधिकतर धातुएं क्या होती हैं अपारदर्शी होती हैं। और अधातु क्या होती हैं, तो अधातु पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी और पारभाषक भी। पारभाषक का मतलब आप जानते हैं, पारभाषक अर्थात जिसमें पारदर्शिता का आभास हो रहा हो, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा उसके आर पार दिख पा रहा हो, उसको पारभाषक कहते हैं। चालकता की बात करें तो यानी चालकता जो होती है ना वो धातु, अर्थात धातु जैसे कि मैंने कहा कि ये विद्युत ऊष्मा की चालक होती हैं, और ये जो हैं उचालक होती हैं। हालांकि अपवाद है इसका एक, धातुओं का ग्रेफाइट जो है वो अपनी एक आणविक संरचना के कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण वो चालक होता है। ठीक है, विद्युत ऊष्मा का। धातुएं तन्य होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की, और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातुएं भंगुर होती हैं तो धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, और अधातु क्या होती हैं, ये भंगुर होती हैं। धात्विक चमक पाई जाती है धातुओं में, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। अपवाद स्वरूप है आपका आयोडीन और ग्रेफाइट। धात्विक ध्वनि, देखिए धात्विक ध्वनि जो होती है वो इसमें पाई जाती है धातु में, यानी कि ध्वनि, धात्विक ध्वनि का मतलब है जब आपस में धातुएं टकराती हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युतीय होती हैं और ये ऋण विद्युतीय होती हैं, अर्थात धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए एक फैक्ट बता रहा हूँ, कमरे के ताप पर सोडियम जो है वो द्रव अवस्था में और सोडियम जो है वो चाकू से, इसका घनत्व सबसे कम होता है और ये चाकू से इसको काटा जा सकता है। धातु व अधातु के रासायनिक गुण, धातु व अधातु के रासायनिक गुण की बात करें तो धातु का वायु में दहन सबसे पहले देखेंगे। धातु का वायु में दहन, तो धातु को जब वायु में दहन करते हैं या वायु के साथ जलाते हैं तब ये धातु ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर है, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया या ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया गया। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है इसने। और ये जो होते हैं अधिकतर क्षारकीय प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं हालांकि। और और कुछ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय और अम्लीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है उसको देखते हैं। तो अम्ल तथा क्षारक के साथ, यानी यहाँ पर अम्ल के साथ जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है AlCl3, सोडियम AlCl3 बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन, सॉरी जल बनाता है। और जबकि Al2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। अधिकतर जो धातु हैं वो जल में अघुलनशील होती हैं। ठीक है, जल के साथ क्या होती हैं, ये अघुलनशील होती हैं। Na2O जब जल के साथ रिएक्शन कराता है तो ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है, एक्वस। ठीक है,
तथा K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्वस। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी कुछ धातुएं खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं केरोसिन में डुबो कर क्यों रखी जाती हैं, तो ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं इस वजह से। जल के साथ अभिक्रिया, तो देखिए जब धातुओं की क्रिया जल के साथ होती है, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि जब यहाँ पर पोटेशियम की रिएक्शन हुई जल के साथ तो इन्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनी तथा कुछ ऊष्मीय ऊर्जा निकली। इसी प्रकार से Na की रिएक्शन कराई तो NaOH बना एक्वस माध्यम में तथा H2 यानी गैस बनी, और ये तीव्र होती है ऊपर वाली अभिक्रियाएं जो हैं। जबकि कैल्शियम की रिएक्शन जो होती है वो जल के साथ थोड़ी स्लो होती है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये क्षार है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होती है जल के साथ तो Al2O3 बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और Fe की रिएक्शन जब हाइड्रोजन जल के साथ हुई तो ये Fe3O4 बनाया इसने। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया की बात करें तो धातुएं जो हैं फ्रेंड्स वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तथा लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल Mg धातु की रिएक्शन हुई जब किसके साथ, तनु अम्ल H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो MgSO4 बना और हाइड्रोजन गैस बनी। अधातु प्लस तनु अम्ल, तो अधातु जो है वो तनु अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती। दूसरी धातु की लवण से क्रिया, दूसरी धातु की लवण से क्रिया क्या मतलब है, तो अधिक क्रियाशील धातु की रिएक्शन जब होती है कम क्रियाशील धातु के लवण से तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण बनता है तथा कम क्रियाशील धातु बनती है। जैसे कि Fe की रिएक्शन हुई कम क्रियाशील धातु, Fe जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो Fe की रिएक्शन जब कम क्रियाशील धातु यानी कॉपर के लवण से होती है तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण बनता है, यानी FeSO4 बनता है, प्लस जो कम क्रियाशील धातु है वो बनती है Cu प्लस FeSO4, यानी कम क्रियाशील धातु की रिएक्शन जब होती है अधिक क्रियाशील धातु वाले लवण से तब कोई रिएक्शन नहीं होती। इसी प्रकार से Cl2 की रिएक्शन यानी जो अधिक क्रियाशील अधातु है वो कम क्रियाशील धातु वाले लवण से क्रिया करती है, तब ये अधिक क्रियाशील अधातु वाला क्या बनता है, लवण बनता है, प्लस आयोडीन बनती है, यानी कम क्रियाशील अधातु बनती है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। चैप्टर यदि समझ आया तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए ऐसे ही रिवीजन वीडियो लेकर आते रहेंगे।